अब्राहम लिंकन के मुताबिक डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी हुकूमत है जो लोगों के लिए होती है और लोगों से ही चलती है, यानी कि उसके हुक्मरान भी लोग होते हैं, उस जो बनाए कानून साजी भी लोगों के लिए करते हैं, सारे काम लोगों के लिए उसमें होते हैं। तो इसी तरह रहती बादशाह जो होती है उसमें के नाम में होता है 1% आन, यानी कि 1% डिसीजन, एक आदमी तो उसी के फैसला साजी की थी, जो करना उसने ही करना है। इसके बरक्स डेमोक्रेसी जो होती है इसमें सारी अवाम जितनी भी होती है, आप पढ़े लिखे कहना चप्पा हैं, दूसरे लोग सब इसमें आ जाते हैं, वो मिलकर कानून साजी करते हैं, वो मिलकर एक सरबराह चूज करते हैं अपना। पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट यानी कि मोस्टली दुनिया में जो सिस्टम चल रहा है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है या फिर सदारती सिस्टम है, दो आ जाते हैं। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम कहेंगे डेमोक्रेसी और दूसरे को हम कहेंगे रिपब्लिक। दो चीज़ें आ जाती है, रिपब्लिक और डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी में आ गया बादशाही वजारती निज़ाम, और रिपब्लिक में वही फिर बात है, होगी तो हुकूमत लोगों की, लेकिन वो सिर्फ 1% आर्मी होगी। जिस तरह पाकिस्तान में अक्सर 2-3 मरतबा तो बराह रास्त रिपब्लिक सिस्टम रहा है, लेकिन अब मोस्टली वो चल रहा है डेमोक्रेटिक निज़ाम चल रहा है। इसी तरह यूएसए अमेरिका के अंदर भी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों निज़ाम चलते हैं। सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी जो पाई जाती है, यानी कि कदीम कैलेस डेमोक्रेसी जिस मुल्क में कायम है वो श्रीलंका। पार्लियामेंट का सिस्टम है, और पार्लियामेंट के सिस्टम में भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सेनेट का निज़ाम और एक होता है वो कमीशन। 6 मेंबर्स होते हैं नेशनल असम्बली के, जिसमें से 266 जो होते हैं वो तो डायरेक्ट चूज कर इलेक्टेड हो गए होते हैं ना, इनको इलेक्शन लड़कर आए होते हैं, और उसके बरक्स 70 जो होते हैं वो रिजर्व सीट्स होते हैं कि लोगों को चूज करते हैं, उनको हम सेनेटर्स कहा जाता है, जो सेनेट में जाकर बैठते हैं, ईमान बाला जिसको कहा जाता है, ठीक है, लॉ जिसे कहते हैं हम। दूसरे नंबर पर आ जाती है अमल दरामद करवाना उस कानून पर। तीसरे नंबर पर आती है जुडिशरी, इंसाफ, हर किसी को इंसाफ मिलता है। चौथे नंबर पर आता है चेक एंड बैलेंस, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं उसको हर कोई अपने काम का जवाबदेह होता है। मीडिया, यानी कि हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, हर कोई बेसिक बोल सकता है बराह रास्त। हम बात करते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों नहीं थी, क्या वजह थी। 1947 से लेकर 1958 तक पाकिस्तान की फर्स्ट डेमोक्रेटिक इरा थी। 1947 से लेकर 1956 तक का जो 10 साल का अरसा था ना, इसके अंदर तकरीबन पाकिस्तान के 5 वज़ीर-ए-आज़म 7 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील। सबसे पहले लियाकत अली खान 1947 से लेकर 1951 तक रहे। उसके बाद फिर ख्वाजा निज़ामुद्दीन 1951 से लेकर 1953 तक रहे। फिर मीर मोहम्मद अली बोगरा साहब 1953 से लेकर 1955 तक रहे, ये कि 2 साल उन्होंने हुकूमत की। 58 तक सिकंदर मिर्जा रहे, जिन्हों को बाद में अयूब खान ने तख्तेदार से हटाकर मार्शल लॉ नाफिज किया, और ये मुल्क में पहली मरतबा मार्शल लॉ का नफाज। चीज़ को आपने प्रेस किया और पहले किसी चीज़ को बड़ो स्प्रिंग को प्रेस करते हैं तो वो नीचे दबा रहेगा, लेकिन जब उसको छोड़ेंगे एकदम से ऊपर उछल जाएगा। 1971 में पाकिस्तान का दूसरा डेमोक्रेटिक दौर शुरू हुआ, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मुजीबुर रहमान बस आपस में एक दूसरे का मध्य मुकाबला है, जिसमें इलेक्शन हुए 1971 में। मुल्क में जो भी आइन चल रहा है 1973 का ही चल रहा है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की देन बोलकर लोगों को गुमराह करता है, ये लोगों को बगावत और उकसाऊंगा रियासत के खिलाफ, ये गलत बात है। इस्लाम में जो सिस्टम यानी खिलाफत का, वो डेमोक्रेसी से कतरे बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद हमजा, आप देख रहे हैं रफ टॉक ऑफिशियल। आज मैं आपको बताऊंगा डेमोक्रेसी और मार्शल लॉ या किंगडम में क्या फ़र्क है, यानी कि जो बादशाही निज़ाम होता है उसमें और जमहूरियत में क्या फ़र्क है। सबसे पहले जमहूरियत के बारे में बात करते हैं। जमहूरियत का जो कॉन्सेप्ट था सबसे पहले जैसे कि यूनानियों ने 508 ईस्वी में दिया। सबसे पहले उनके मुताबिक जितने भी स्टेट के जो होते थे ना, पढ़े लिखे लोग या जितने भी बाअसर लोग थे, वो सभी मिलकर कानून साजी करते थे और लोगों के लिए काम करते थे। लेकिन आज के दौर में इसकी छोटी सी डेफिनेशन चेंज होती है, और सदर को खैर मिलती जुलती डेफिनेशन कुछ थोड़ी सी रहती है। अब्राहम लिंकन के मुताबिक डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसा हुकूमत है जो लोगों के लिए होती है और लोगों से ही चलती है, यानी कि उसके हुक्मरान भी लोग होते हैं, उस जो बनाए कानून साजी भी लोगों के लिए करते हैं, सारे काम लोगों के लिए उसमें होते हैं। तो इसी तरह रहती बादशाह जो होती है उसमें के नाम में होता है 1% आन, यानी कि 1% डिसीजन, एक आदमी तो उसी के फैसला साजी की थी, जो करना उसने ही करना है। इसके बरक्स डेमोक्रेसी जो होती है इसमें सारी अवाम जितनी भी होती है, आप पढ़े लिखे कहना चप्पा हैं, दूसरे लोग सब इसमें आ जाते हैं, वो मिलकर कानून साजी करते हैं, वो मिलकर एक सरबराह चूज करते हैं अपना। पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट यानी कि मोस्टली दुनिया में जो सिस्टम चल रहा है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है या फिर सदारती सिस्टम है, दो आ जाते हैं। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम कहेंगे डेमोक्रेसी और दूसरे को हम कहेंगे रिपब्लिक।
दो चीज़ें आ जाती हैं, रिपब्लिक और डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी में आ गया बादशाही वजारती निज़ाम, और रिपब्लिक में वही फिर बात है, होगी तो हुकूमत लोगों की, लेकिन वो सिर्फ वन पर्सन आर्मी होगी। जिस तरह पाकिस्तान में अक्सर 2-3 मरतबा तो बराह रास्त रिपब्लिक सिस्टम रहा है, लेकिन अब मोस्टली वो चल रहा है डेमोक्रेटिक निज़ाम चल रहा है। इसी तरह यूएसए अमेरिका के अंदर भी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों निज़ाम चलते हैं। बात करते हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में कि किस मुल्क में सबसे ज़्यादा पुरानी है, कहाँ पर ज़्यादा इसकी है पाँच। मतलब सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी जो पाई जाती है, यानी कि कदीम कैलेस डेमोक्रेसी जिस मुल्क में कायम है वो श्रीलंका है। लेकिन हाल ही हमने श्रीलंका के हाल देखे होंगे तो काफ़ी नगर खतरनाक हालात डिफॉल्ट कर चुका है। उसकी वजह एक ही कि रूसी सियासत। अब रूसी सियासत क्या होती है, मतलब कि अगर मैं वज़ीर आज़म, अगर मेरा बेटा वज़ीर आज़म है, अगर उसका बेटा वज़ीर आज़म है, उसके आगे सर लड़ी पर लड़ी वज़ीर आज़म बनता जाए, कहने के तो डेमोक्रेसी उधर, लेकिन जो सियासत में महवर था वो सिर्फ एक ही खानदान के पास था। जिसका नुकसान ये हुआ, लोगों को पता था, वो हुक्मरानों को पता था कि हमने सिर्फ इक़्तिदार में आना, वो लूटते रहे, खाते रहे, और ऐसे से मुल्क दिवालिया हो चुका है। तो बात करें सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है, यानी कि कह लें कि आबादी के लिहाज से किस मुल्क में डेमोक्रेसी, उसमें फर्स्ट नंबर पर इंडिया आता है। इंडिया अब तक की सबसे बड़ी जमहूरी मुल्क कहलाता है, और इसको मादरी जमहूरियत भी कहा जाता है, जमहूरियत की माँ इंडिया को। इसके बरक्स पाकिस्तान जो है, उसमें आपने देखा होगा कि जमहूरी अमल इतना खास नहीं है, अगर है भी है तो नाम के तौर पर। इसकी वजूहत चंद एक ये भी है कि मुल्क के जो सियासी लीडरान हैं वो अच्छे नहीं है, वो करप्ट हैं, जैसे भी इन्हों को बनने नहीं दी गई, अलग बात है। और इसके अलावा आवाम को इतना शऊर नहीं है कि वो अपने हुक्मरानों को खुद चूज कर सके। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि पढ़े लिखे लोग अपने लिए कोई अच्छे लोगों, समझदार तबका है ना, वो अपने हुक्मरानी करे, या फिर वो अच्छे लोगों को अपने लिए चुने। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई भी तंजीम बनाते हैं, उसको आप एक लीडर बनाते हैं, लीडर किसको बनाएंगे, जो आप लोग में सबसे अच्छा हो, जो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हो, आपकी बात को भी पहुंचा सकता हो। इसी तरह डेमोक्रेसी में भी आप यही करते हैं कि लोग चूज करते हैं, वोटिंग होती है, इलेक्शन आपने सुना है, अभी भी करीब होने वाले हैं। इलेक्शन जो होते हैं, अवाम उसमें जाकर वोट डालती है और अपने पसंदीदा लीडर को अपना वोट देती है, और जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो हुकूमत कायम कर लेता है। मिसाल पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट का सिस्टम है। अब पार्लियामेंट के सिस्टम में भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सेनेट का निज़ाम और एक होता है वो कौमी असम्बली। ठीक है, सूबाई असम्बली की अलग चीज़ आ जाती है, सुबह सुबह की 10 बता होती है। सुबह कौमी असम्बली में क्या होता है कि डायरेक्ट अवाम, यानी कि मैं जाकर वोट डालूंगा और मेरे वोट डालने जिसको वो वोट डाला होगा वो जो लीड से ज़्यादा जीतेगा वो एमएनए बन जाएगा, आगे जाकर वो कौमी असम्बली में बैठेगा और कानून साजी करेगा। नेक्स्ट वो फिर एक और बंदे अपने में से जो बनते हैं ना, 336 मेंबर्स होते हैं नेशनल असम्बली के, जिसमें से 266 जो होते हैं वो तो डायरेक्ट चूज कर इलेक्टेड होकर आए होते हैं ना, इनको इलेक्शन लड़कर आए होते हैं। और उसके बरक्स 70 जो होते हैं वो रिजर्व सीट्स होती हैं फॉर वुमेंस और इस्लामिक जो माजरात के लिए और गैर मुस्लिमों के लिए 70 जो रिजर्व होती है। और जो 266 बनकर आए होते हैं ना, वो चूज करते हैं अपने में से एक और लीडर, जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वज़ीर आज़म कहते हैं। वो फिर बताता है, अपनी कमीना चूज करता है, फिर उस हिसाब से आईनी निज़ाम चलता है। अब ये वज़ीर आज़म हो गया और ये जितने भी एमएनएस होते हैं सब मिलकर आगे फिर लोगों को चूज करते हैं। उनको हम सेनेटर्स कहा जाता है, जो सेनेट में जाकर बैठते हैं, ईमान बाला जिसको कहा जाता है। ये आगे फिर कानून साजी करते हैं, यानी कि आशी लिहाज से बिल वगैरह जितने भी पास होंगे वो सेनेट में ही पास होते हैं। ये तो आगे पार्लियामेंट सिस्टम। हम देख रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, कि मतलब इसकी क्या वजह है। आज तक दुनिया में देखा जाए तो यानी कि मुसलमानों ने जितनी भी तरक्की की वो डेमोक्रेसी में की है, बराह रास्त वहाँ बादशाह का निज़ाम मिला, फिर भी मुसलमान ने तरक्की की है। तो ये डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबसे पहले आता है कानून, ठीक है, लॉ जिसे कहते हैं आप। दूसरे नंबर पर आ जाती है अमल दरामद करवाना उस कानून पर। तीसरे नंबर पर आती है जुडिशरी, इंसाफ, हर किसी को इंसाफ मिलता है। चौथे नंबर पर आता है चेक एंड बैलेंस, ठीक है, जो आप काम कर रहे हैं उसको हर कोई अपने काम का जवाबदेह होता है। बादशाही निज़ाम में ये नहीं, जैसे बादशाह गलत कर दे ठीक कर दे, वो उसी का अटल फैसला रहता है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर हर किसी को जवाब देना पड़ता है। इसके नंबर जो 5 नंबर पर आता है मेन जो उसका होता है मीडिया, यानी कि हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, हर कोई बेसिक बोल सकता है बराह रास्त। अगर मैं हुकूमत पर तनकीद कर रहा हूँ आज बैठ कर, तो ये मुझे फ्रीडम है, ठीक है, मैं बिला आज़ाद बिला खौफ खतर बोल सकता हूँ। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, सेंसरशिप आप पे लगी हुई है कि आप अपनी मर्जी की बयान नहीं कर सकते हैं मीडिया पर बैठकर,
तो फिर वो मार्शल लॉ में भी आ जाता है या फिर वो कह लें कि कानूनियत में भी आ जाता है। इसके अंदर लोगों के हकूक़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। ये यूएसए ने बेसिकली बनाया था कि उसने इसे बड़ा अमल दरामद किया है अमेरिका ने, सभी मुल्कों में ये रिवाज दायर होना चाहिए। ये किसी हद तक अच्छा भी है, लेकिन अगर पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो मैंने फिर जैसे आपको पहले बताया कि पाकिस्तान के अवाम को इतना शौक नहीं है। हम बात करते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों नहीं थी, क्या वजह थी इसकी। जब पाकिस्तान बना तो कुव्वत का दायरा इख्तियार कायदे के पास आया। कायदे से पहले गवर्नर जनरल बने, उसके बाद फिर दूसरे बने, फिर लियाकत अली खान जो थे पहले वज़ीर आज़म बने थे, लेकिन जिन्होंने 1900 तकरीबन 4 साल हुकूमत की थी, उसके बाद उनको भी तख्तादार से हटा दिया गया कत्ल कर कर। 1947 से लेकर 1958 तक पाकिस्तान की फर्स्ट डेमोक्रेटिक एरा थी, यानी कि ये पहली दौर था जिसमें पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक हुकूमतें बनती रही हैं, लेकिन इनमें से कोई भी अपनी हुकूमत 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं कर सका। 1947 से लेकर 1956 तक का जो 10 साल का अरसा था ना, इसके अंदर तकरीबन पाकिस्तान के 5 वज़ीर-ए-आज़म 7 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हुए थे, जिसमें सबसे पहले लियाकत अली खान 1947 से लेकर 1951 तक रहे। उसके बाद फिर ख्वाजा निज़ामुद्दीन 1951 से लेकर 1953 तक रहे। फिर मीर मोहम्मद अली बोगरा साहब 1953 से लेकर 1955 तक रहे, यानी कि 2 साल उन्होंने भी हुकूमत की। उसके बाद 1955 से लेकर चौधरी मोहम्मद अली 1955 से लेकर 1956 तक रहे। उसके बाद 1956 से लेकर 58 तक सिकंदर मिर्जा रहे, जिन्हों को बाद में अयूब खान ने तख्तेदार से हटाकर मार्शल लॉ नाफिज किया, और ये मुल्क में पहली मरतबा मार्शल लॉ का नफाज हुआ था 1958 में। इसकी वजूहत यह बनी थी कि सिकंदर मिर्जा जो थे वो बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते थे, और वो अपनी कायदाना सलाहियत को नहीं यानी कि इम्प्लीमेंट करवा सके। तो सियासी इख्तिलाफ़ात लोगों में बहुत बढ़ गए थे, तो पंजाब के लीडरान लहरा हो गए थे और वो उसके बांग्लादेश के लीडरान लहरा हो गए थे, आपस में जंगी लफ्ज़ी गोलाबारी बहुत ज़्यादा हो गई, इख्तिलाफ़ात बढ़ गए, जिसकी बुनियाद पर सदर यूक हम कह लेंगे मार्शल लॉ के जो करवाया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 1958 में फर्स्ट टाइम अयूब खान ने मार्शल लॉ नाफिज किया, और उन्होंने फर्स्ट टाइम 1958 में ही डेमोक्रेटिक सिस्टम का बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम का नफाज करवाया था कि किस तरीके से लोगों को शोर होना चाहिए। ये सिकंदर मिर्जा जो पहले से सदर बने थे पाकिस्तान के, इलेक्टेड सदर थे, ये नहीं कि इससे पहले पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म का कानून होता था या गवर्नर होते थे, लेकिन रिपब्लिक पाकिस्तान जो से कह सकते हैं कि उसने फर्स्ट टाइम सिकंदर मिर्जा को इजाज़त दिया था इस चीज़ का। फिर दूसरे नंबर पर सदर अयूब खान बने, उन्होंने भी सदारती इलेक्शन बनाया, फिर लोगों को काफ़ी उन्होंने अच्छा काम किया सदर अयूब खान ने, लेकिन मार्शल लॉ के नुकसान होते हैं, फ़ायदा उसका कोई नहीं था, क्योंकि जब तक वो कोई मार्शल फौजी हुकूमत रहती है तब तक वो ठीक निज़ाम चलता रहता है, लेकिन वो जब छोड़ कर जाते हैं सभी लोग यानी कि फिर बिगड़ जाते हैं। इस तरह समझ लें आप एक चीज़ को आपने प्रेस किया हो रहा है, पहले किसी चीज़ को बड़ो स्प्रिंग को प्रेस करते हैं तो वो नीचे दबा रहेगा, लेकिन जब उसको छोड़ेंगे एकदम से ऊपर उछल कर आएगा। इसी तरह जब मार्शल लॉ रहता है तो हुकूमती हालात अदारे वगैरह सब अच्छे तरीके से काम करते रहते हैं दबाव में आकर, लेकिन जैसे मार्शल लॉ उठता है तो फिर वो तो ताकत का तबादला बिगड़ जाता है, तो काफ़ी काम खराब होता है। तो 1958 में जब उसके अंदर अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, उसके बाद फिर आगे जी अयूब खान को भी इस्तीफ़ा ले लिया उन्होंने ज़बरदस्ती, फिर यहिया खान ने आकर लगा दिया मार्शल लॉ। फिर 1971 में पाकिस्तान का दूसरा डेमोक्रेटिक दौर शुरू हुआ, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मुजीबुर रहमान बस आपस में एक दूसरे का मद्दे मुकाबला है, जिसमें इलेक्शन हुए 1971 में, और बस शरीयत जो मुजीबुर रहमान था 160 सीट्स के साथ आगे यानी कि वो नंबर 1 पर आ गया। लेकिन फिर जो भी हालात बने या जिस तरह भी हुआ है वो कह लें लहरत टॉपिक है, उस पर मैं बात नहीं करूँगा। चले खैर, वो फिर हुकूमत जो थी वो जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को मिल गई और वो पहले वज़ीर बन गए 1971 में। तो उन्होंने फिर 1974 में फर्स्ट पार्लियामेंट असम्बली मंजूर की, ठीक है, और 1973 में मुल्क को पहला आइन दिया। इससे पहले कि मुल्क में 1947 से लेकर 1971 तक आइन बनते रहे, तकरीबन 1 साल 2 साल के लिए जब तक असम्बली की मुद्दत होती थी तब तक चलते थे। असम्बली की मुद्दत 2 साल से 4 साल लियाकत अली खान ने मैक्सिमम की थी, तब तक पाकिस्तान में कोई कानून नहीं था। इस चीज़ का एजाज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान को सबसे पहला कानून दिया था। आज हमारे मुल्क में जो भी आइन चल रहा है 1973 का ही चल रहा है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की देन समझ लें सारी चीज़ें आप, ठीक हो गया। तो आगे आते हैं जी, अल्लामा इक़बाल ने जमहूरियत के बारे में कहा था, जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना तो जाता है लेकिन तोला नहीं जाता। मेरे को
लामा इकबाल की जमहूरियत के खिलाफ से मेरे साथ इस शेर के मुताबिक समझ लें आपके, वो समझ इस निज़ाम को इतना बेहतर नहीं समझ रहे, समझते रहे कि जमहूरियत जो है एक ऐसा निज़ाम है जो लोगों को गिना नहीं जाता, मतलब कि मैं वोट डालने के मेरा वोट गिना तो गया है लेकिन मेरी वोट की कदर कोई नहीं हुई, वो कुछ ज़ाया हो गया, समझ जैसे भी हो गया, ज़्यादा चीज़ थी। आजकल आप देख रहे होंगे कि मुल्क में बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है, जमहूरियत होनी चाहिए, मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए, आज मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे पहले आज से पहले अखबार में होता रहा है कि मुल्क के हालात ख़राब हो जाए, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दी जाती है। इसी तरह अगर आज भी ऐसे कोई अमल होता है तो मुल्क को काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि आज तक सिर्फ हम मार्शल लॉ की वजह से सियासी तक काम नहीं हासिल करते कर मुल्क बहुत ज़्यादा पीछे की जाने मुकाबले हो गए। जब मार्शल लॉ लगता है समझ लेकिन जिस डेट पे लगा ना मार्शल लॉ, जितनी देर तक लगा मुल्क उतने साल और बैकवर्ड चले जाते हैं, यानी कि अगर 10 साल के खुदा न खासा मार्शल लॉ लग जाए ना तो मुल्क 20 साल पीछे चला जाता है, ये उसका नुकसान होता है। अब तो ये आलमी तंजीमों ने भी ये कह दिया कि कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क पर मार्शल लॉ नहीं नाफिज कर सकता है, अगर कोई करता है तो उस पर शदीद दबाव लगाया जाता है, उसकी माशी पर उसके ऊपर माशी पाबंदियाँ लगा दी जाती है, वो कर्ज नहीं देता, उसके कोई तजारत नहीं करता है, ऐसी की बहुत सी वजूहत आ जाती हैं। और डेमोक्रेसी मतलब होती है कि आपको ना हर किसी को बात करने का हक होता है, मैं पहले बता चुका हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में सेंसरशिप की जा रही है। मिसाल के तौर पर ARY न्यूज़ है, ये वो न्यूज़ है, वो कोई खबर चलाता है तो उसके खिलाफ एक्शन हो जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है, या अगर कोई गलत खबर दूंगा तो वो जिस तरह भी होता है पाबंदी लगा दी जाती है, हमारी लोगों को बोलने का हक नहीं दिया जाता। लेकिन अब मैं इस चीज़ को भी कहूँगा कि ठीक है, ये गलत नहीं कहूँगा, अगर मैं झूठ बोलकर आपके लोगों को गुमराह करता हूँ, ये लोगों को बगावत में उकसाऊंगा रियासत के खिलाफ, ये गलत बात होगी, तो इसके ऊपर फिर एक्शन लिया जाता है। ये डेमोक्रेसी की आदत है कि कह लो कि उसके नुकसान डेमोक्रेसी के कि हर किसी को बोलने का कहो, चाहे झूठ बोले चाहे सच बोले, जैसा भी उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। इस वजह से डेमोक्रेसी एक बात आ रही है नाकामी की। दूसरी बात है कि लोगों को शोर नहीं है डेमोक्रेसी के बारे में, वो कैसे अपने कुरान को चूज कर सकते हैं। इसके लिए भी किसी समझदार दबे को पढ़ना पड़ता है, आगे कर मैं करूँगा या फैसले को लेकर। डेमोक्रेसी की बात की जाए इस्लामी लिहाज से, तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आए थे दुनिया में, जब मैंने को इस्लाम पर विश्वास किया, इस्लाम बराह रास्त इसको 1% की हुकूमत को मुस्तरद करता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो पहले खलीफा थे मुसलमानों के, हालांकि उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सपोर्ट किया, लेकिन बराह रास्त उन्होंने कभी नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा था कि ये पहला खलीफा तुम्हारा, इसको खलीफा तुमने चूज़ करो या तुम्हारा हुक्मरान ये है। उन्होंने खलीफा बनाया था खादिम के तौर पर, यानी कि खलीफा जो था खादिम होता था मुसलमानों का, नुमाइंदा तो होता है लेकिन वो खादिम होता है लोगों की खिदमत करने के लिए। इसी तरह हज़रत अबू बकर की वफ़ात के बाद हज़रत उमर फ़ारूक आए थे, तो उसको उनको भी लोगों ने चूज़ किया था कि यार ये हमारे बेहतर है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दिया था कि सबसे पहले अबू बकर है, फिर उमर फ़ारूक है, फिर अली है, फिर उस्मान है, फिर अली है, चौथे नंबर पर अली है। उनको उन्होंने सिर्फ इतना बता दिया कि ये उनको रुतबा है, ये आपके लिए बेहतर है, और ये आप लोगों ने चूज़ करना, किसी पर पाबंदी नहीं लगाई थी कि आप लोगों ने इसको हुक्मरान चूज़ करना। तो ये सिस्टम देखें इस्लाम ने हमें शुरू से ही डेमोक्रेसी बताई है। और आजकल देखिए डेमोक्रेसी वज़ीर आज़म जो बनता है उसकी तो शाहाना सिस्टम होता है, यानी कि प्रोटोकॉल उसको होता है, सिक्योरिटी मिलती है, तनख्वाह अच्छी खासी होती है, ऊपर से रिश्वत वगैरह बहुत ज़्यादा मिलती है। लेकिन इस्लाम में जो सिस्टम दिया है खिलाफत का, वो डेमोक्रेसी से कतरे बेहतर है। डेमोक्रेसी और खिलाफत मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें ज़मीन आसमान फ़र्क इस तरीके से आता है कि डेमोक्रेसी में जो बनने वाला होता है वो वज़ीर आज़म होता है, वो वहाँ कहता है तो खादिम में, लेकिन वहाँ पर खादिम नहीं होता, वहाँ वो फिर भी सरबराह होता है। लेकिन जो होता है खिलाफत में सरबराह, वो वहाँ पर खादी नहीं होता है, उसने हर काम ही वहाँ के लिए करना होता है, उसको पूछ कुछ होती है, जैसे हर चीज़ होती है, लॉ एंड ऑर्डर उसने भी करना होता है। बात फिर वही आ रही है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों नहीं है। डेमोक्रेसी पाकिस्तान में सिर्फ इसी वजह से नहीं है कि लोगों को शौर नहीं है। अगर आज भी हमारे लोगों को शौर आए तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी हो सकती है, और डेमोक्रेसी के बगैर हमारा मुल्क चल नहीं सकता, क्योंकि आजकल दौर ही ऐसे का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं सभी चीज़ें आपको बताई होंगी डेमोक्रेसी के बारे में। कोई चीज़ छूट की हो तो कमेंट सेक्शन में, कोई चीज़ आपको बुरी लगी हो मेरी बात, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए माजत खुआऊँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।